पहला प्रश्न है तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज, कुआं, स्वर्ण और कपूत। तो तत्सम बोले तो संस्कृति के समान इसका संयुक्त हो जाएगा यहाँ पर स्वर्ण। तो स्वर्ण हो जाएगा हमारा यहाँ पर तत्सम शब्द। इसका तद्भव होता है सोना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सूरज जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा सूर्य। कुआं तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कूप। ऑप्शन डी में कपूत है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा दोस्तों कुपुत्र। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तत्सम शब्द हो जाएगा स्वर्ण, इसका होगा सोना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द हो जाएगा घर। तद्भव शब्द हो जाएगा घर, इसका तत्सम होता है गृह। तो ये आपको याद रखना है। ज्योत्सना, पहली बात आपको दोस्तों ये वर्तनी याद रखनी है। ज्योत्सना तो और सौ ये दोनों आधे रहेंगे। ज्योत्सना का जो तद्भव होता है ये होता है जोन। ये आपको याद रखना है। ज्योत्सना तत्सम शब्द है। परीक्षा, जहाँ पर भी वाला छ आपको दिखाई दे 99.99% ये तत्सम होता है। परीक्षा, इसका जो तद्भव होगा वो होगा यहाँ पर परख। ये आपको याद रखना है। सेष्टि, इसका जो तद्भव होगा वो होगा सेठ। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछा है तद्भव कौन सा है, घर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। और घर का हो जाएगा तत्सम गृह। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध हो जाएगा यहाँ पर हमारा द्रविड़ भाषा परिवार से। इसके अलावा तमिल जो होती है वो भी द्रविड़ परिवार भाषा से संबंध है। इसके अलावा तेलुगु, इसका भी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है। मलयालम, इसका भी संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारोपीय परिवार, हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 13 और 11, इन दोनों में से आपको लग रहा होगा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 11। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होती हैं? अ, आ, ई, बड़ी, उ और री। तो ये दोस्तों कितने हो गए? री। इसके अलावा ए, आई, ओ, औ। तो इतने गिनेंगे तो टोटल कितने हो गए? 11। अंग और ओह को आपको नहीं जोड़ना है, उनको जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। वे होते हैं दोस्तों निरनुनासिक स्वर। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि ओ कैसा स्वर है हमारा? निरनुनासिक स्वर है। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ। तो ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर जो य है ये दोस्तों कौन सा व्यंजन है? ये हो जाएगा अंत्यस्थ व्यंजन है। ये दोस्तों कैसा व्यंजन है? ये है अंत्यस्थ व्यंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। छ दोस्तों किसके मेल से बनता है? क हलंत लगेगा और सौ के मेल से बनता है। ज्ञ ये पेपर में आया था, जौ और जौ के नीचे हलंत लगेगा, जौ और यों के मेल से दोस्तों बनता है ज्ञ। त्र बनता है तो और तो के नीचे हलंत और रो, इनके मेल से दोस्तों बनता है त्र। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंत्यस्थ व्यंजन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यो। अगला प्रश्न है लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। यानी कि जो ये रेखांकित किया हुआ लंका का राजा रावण, इसमें दोस्तों कौन सा पदबंध होगा? ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। या फिर दोस्तों पदबंध का अंतिम, जैसे कि रावण, और पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष, ये भी दोस्तों लंका, यदि संज्ञा हो तो अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह दोस्तों संज्ञा पदबंध होता है। तो इसी पर दोस्तों ये आश्रित हैं, तो ये संज्ञा पदबंध होगा यहाँ पर। अगर इस तरह से भी आए कि जैसे यहाँ पर है कि लंका का राजा रावण, अगर आए कि जैसे लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, इसमें भी कौन सा पदबंध होगा? इसमें भी संज्ञा पदबंध ही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चीन पुल्लिंग है। पीतल 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 ये भी हमारा पुल्लिंग है। हिमालय हिमालय पुल्लिंग है। देवनागरी लिपि, दोस्तों देवनागरी लिपि होती है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जाता? जैसे दोस्तों शिक्षक के लिए
जैसे शिक्षक के बहुत सारे लोग हैं तो शिक्षक गण, भक्तगण, नेतागण या नेता लोग तो नेतागण। देवी के लिए दोस्तों ये होता है देवी, बोले तो देवी का होता है देवियों, देवियों के लिए होता है देवियों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वो आया है, तो ये कैसा सर्वनाम है? निजवाचक दोस्तों खुद के लिए होता नहीं, उत्तम पुरुष भी नहीं, निश्चय भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक। जिसको हमने बुलाया था वो आया है, इसमें दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जैसे कि जिसको हमने बुलाया था वो आया है, यहाँ पर होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है। दोस्तों जो भयंकर को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो भयंकर क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये जो भयंकर है ये हमारा विशेषण है। विशेषण है ये है जो दुर्घटना है, मतलब कि दुर्घटना शब्द की विशेषता बता रहा है कि यहाँ कैसी दुर्घटना हुई, तो भयंकर दुर्घटना हुई मतलब जबरदस्त। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा विशेषण। तो भयंकर क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। वह एक अच्छा या विद्यार्थी, तो मतलब कि दोस्तों विशेष्य पूछा है। विशेष्य किसे बोलते हैं? कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष्य। तो विशेष्य यहाँ पर क्या अच्छा की विशेषता बताई जा रही है, वह की बताई जा रही है, एक की या अच्छा या विद्यार्थी? तो विशेषता दोस्तों किसकी बताई जा रही है? विद्यार्थी की बताई जा रही है। तो बिल्कुल आसान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना, कहना, बोलना या सुनाना। सुनना होता है दोस्तों तब हमारा कर्म होता है, लेकिन सुनाना आ गया ना तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा सुनाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है करण कारक किस वाक्य में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं? वृक्ष से पत्ते गिर गए तो दोस्तों फिर वहां पर लगेंगे नहीं फिर से, तो ये अपादान हो जाएगा। यह है राम की पुस्तक है, तो ये इसमें आ जाएगा दोस्तों संबंध, ये भी नहीं होगा। वह कलम से लिखता है, तो वह कलम से द्वारा लिखता है दोस्तों, कलम से दोस्तों ये करण कारक है, इसमें करण से द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहुंचाने। अपूर्ण भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है आसन्न। मैंने आम खा लिया है दोस्तों, ये मतलब कि निकट में ही हुआ है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूत। तो जिस वाक्य से क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल की ही सूचित होती है तो वहां पर होता है आसन्न भूतकाल, क्योंकि मैंने आम खा लिया मतलब कि कुछ टाइम पहले की बात है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। भाववाच्य में दोस्तों नकारात्मक भी क्रिया होती है, तो ये हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता। तो क्रिया का वह रूपांतर जिसमें क्रिया या भाव की प्रधानता का पता चलता है या बोध होता है उसे कहते हैं हम भाववाच्य। तो धूप में चला नहीं जाता, जैसे एक एग्जाम में आया था माता जी से चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य। इसमें भी धूप में चला नहीं जाता, इसमें भी कौन सा है? ये भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भाववाच्य। अगला प्रश्न है भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है। ये दोस्तों जो भला शब्द है ना ये क्या हो जाएगा? अव्यय, क्योंकि दोस्तों इस पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर पड़ता है। ये हो जाएगा अव्यय, इस पर दोस्तों किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, अव्यय। इसका सूत्र का ऑप्शन बड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपको 4 प्रश्न याद होने वाले हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वो है समन, क्या अंग्रेजी भाषा का शब्द है? किताब क्या अरबी भाषा का शब्द है? अलमारी तुर्की भाषा का शब्द है? सौदागर फारसी भाषा का शब्द है? 3 दोस्तों इसमें शुद्ध है। जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको देके जाएगा। सौदागर फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। समन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये भी बिल्कुल सही है। किताब ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अलमारी दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द ना हो करके अलमारी हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक बोले तो दोस्तों सेना, सेना के लिए जैसे अनीक होता है
अनि से ही बहुत कुछ बनते हैं। सेना के लिए जैसे अनिक है, ये क हटा दीजिए तो अनि भी सेना का है। इसके अलावा अनिकिनी, अनिकिनी ये भी दोस्तों सेना के लिए है। कटक, तो कई कई बार कटक तो आपने पढ़ा होगा, कटक सेना के लिए, सेना सेना के लिए खुद, तो ये भी हो जाएगा। चमू, चमू भी याद रखिए, ये भी इसके सब पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है जानवी शब्द का पर्याय है। जानवी दोस्तों ये हो जाएगा किसका पर्यायवाची? भागीरथी का। तो भागीरथी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा गंगा का। तो गंगा भी यहाँ पर नहीं है दोस्तों, उसका एक और पर्यायवाची होता है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी भी होता है, त्रिपतका भी होता है। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रश्मि किरण के लिए। कुमुदनी, नलिनी दोस्तों ये होता है छोटा कमल के लिए। तो इसका से उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अपसरण का विलोम है। उपसरण कतई नहीं, अवसरण नहीं, सरण नहीं, अपसरण का हो जाएगा दोस्तों अभिसरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। क्या बात है, यहां पर आपको बताना है कि ओजस्वी का विलोम क्या होगा? शोकाकुल, कामुक, मलिन या कांतिहीन। ओजस्वी का दोस्तों जो विलोम अक्सर जो सारे बच्चे पढ़े रहते हैं वो पढ़े रहते हैं, ओजस्वी का होता है निस्तेज। पर निस्तेज तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो इसका दोस्तों दूसरा पर्यायवाची भी याद रखिए, ये होता है कांतिहीन। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र बोले तो दोस्तों सुमित्रा का पुत्र, तो सुमित्रा का पुत्र तो कौन? लक्ष्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी से व्यक्त न कर सके। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके दोस्तों, इसके लिए एक शब्द बताना है। इसे कहते हैं अनिर्वचनीय। आपको लिखना है, देखिए ये गलत है, दूसरा वाला गलत है, अर्नी ये वाला गलत है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वर्तनी भी साथ साथ आप सुधार कीजिए। अनिर्वचनीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर अनिर्वचनीय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। मुहावरा किस भाषा का शब्द है दोस्तों? मुहावरा हमारा अरबी भाषा का शब्द है। वचन से फिरना यहाँ पर क्या होगा? थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वचन से फिरना यानी कि थूक कर चाटना। अब दोस्तों ये मैंने यहाँ पर स्पेशली प्रश्न नहीं लिया है, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है, किसी पेपर में आया हुआ था ये वचन से फिरना। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है जो जरा सा भी खर्च करने में आना कानी करता हो। दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे कहेंगे कृपण। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसे कहेंगे कृपण। कम खर्च करने वाला दोस्तों उसे कहेंगे मितव्ययी। निर्धन तो आप समझ ही गए होंगे। क्षिप्रहस्त मतलब कि क्षिप्रहस्त उसे कहेंगे मतलब कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, जिसका हाथ तेज चलता हो उसे कहेंगे क्षिप्रहस्त। मितव्ययी कहेंगे उसे जो कि कम खर्च करने वाला, उसे कहेंगे मितव्ययी। और जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कहेंगे कृपण, कृपण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन तो होगा नहीं, ओ होगा नहीं, ओ या अल, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल, अलबत्ता। हमें अल लगा हुआ है और ये किस भाषा का उपसर्ग है दोस्तों? ये है फारसी भाषा का उपसर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद है। उससे पहले आपको उज्ज्वल की वर्तनी याद रखनी है। उज्ज्वल ये दोनों जो आधे रहेंगे, उत धन ज्वल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका से उत्तर। उज है, उजू कहाँ से आ जाएगा? उज्ज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका से उत्तर उत धन ज्वल। तो इसमें दोस्तों संधि कौन सी बनेगी? संधि बनेगी हमारी व्यंजन संधि, जो कि आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि आपने पहचान लिया ना, बस हो जाएगा मिश्र वाक्य। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य। जहां पर भी की दिखाई दे इस तरह का आसानी से आप समझ सकते हैं। बाकी निषेध वाक्य कहीं पर मना इस तरह का कुछ नहीं है, कोई संकेत भी नहीं दे रहे हैं। संयुक्त वाक्य दोस्तों दूर दूर तक नहीं है, कोसों दूर तक नहीं है। ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली।
अब आपको दोस्तों यहाँ पर जो श्रुति लिपि है ना, इसका आपको वर्तनी सुधार करनी है, इसकी वर्तनी में आपको सुधार करना। श्रुति लिपि बड़ी लिपि आ गया, ये यहाँ पर पी बड़ा आ गया है ना, ये पी बड़ा आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा। और श्रुति भी नहीं होता है, श्रुति भी नहीं होता है, श्रुत लिपि होता है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बड़ी। ध्यान रखिएगा इस तरह से लिखा जाता है श्रुत लिपि। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तरनी तरुजा तड़तमाल तरवर बहु छाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जल्दीबाजी में दोस्तों तरनी तरुजा तो इतने तो आपने देख लिए, इसमें है अनुप्रास अलंकार। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि दूसरी पंक्ति, बोले तो ये झुके कूल कूल सो जल परसन में हित, यहाँ पर मनहु आ गया। इससे आंख बंद करके आप पहचान सकते हैं जो मनहु है ना दोस्तों, जहाँ पर आपको मनहु दिखाई दे, मानहु दिखाई दे, जानू, मनु, इसके अलावा जनहु, ये दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दूसरी पंक्ति में पूछा है, अगर आए कि तरनी तरुजा तड़तमाल तरुवर बहुत चाहे, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें होगा अनुप्रास। अब दोस्तों एग्जाम में थोड़े इस तरह के क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, क्योंकि परीक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये मनहु से आपने पहचान लेना है। बाकी तो एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के दोस्तों लगभग प्रश्न हमने देख लिए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे वीडियो आज आप अभी देख रहे हो या 10 दिन बाद देख रहे हो या कभी देख रहे हो, तो ये आपको दोस्तों जरूर से याद रखना है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण ये करता है दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, अधिनियम था 1934 का। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, किस समिति की संस्तुति पर की गई एसबीआई की स्थापना। भारतीय स्टेट बैंक, इसका सही उत्तर दोस्तों ए डी गोरावाला समिति, ए डी गोरावाला समिति। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एसबीआई की स्थापना ए डी गोरावाला समिति की सिफारिश पर की गई, ये आपको याद रखना है। एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को, तो ये भी आप याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद, बोले तो जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 279 का ए, अनुच्छेद 279 के ए में है जीएसटी परिषद। मोह जबानी आपको याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों याद रखेगा, एग्जाम में दिखा ही देगा। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन सा बिल था और कौन सा संविधान संशोधन था, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जीएसटी से संबंधित। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी किस वर्ष प्रारंभ किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही सब कुछ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये किया गया था 2007-8 में, 2007-8 में किया गया था। अगर आए, ये तो रहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया दोस्तों, 2007-8 में आया, इसे याद रखिए। अगर आए एग्जाम में, जो पिछली बार आ चुका है प्रश्न पटवारी लेखपाल के पेपर में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो ये हो गया। अब आएगा दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब दोस्तों जैसे जो राशन कार्ड होता है ना, राशन कार्ड में भी लिखा होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, वहाँ पर लिखा होता है राशन कार्ड, ध्यान से देखिएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों ये कब आया था, 10 सितंबर 2013। मोह जबानी याद रखिए, सीधे 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 एग्जाम में बनेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको याद हो गया होगा। अब एक लाइक जल्दी से कर दीजिए। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग, बोले तो कंपटीशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया। ये किया गया दोस्तों सन 2003 में। अगर आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
वरना यहाँ पर देखिए, तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? दोस्तों फोन आप बहुत चलाते हैं या लैपटॉप भी चलाते हैं, जो भी आप चलाते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है ना, ये बहुत मतलब कि एक्सेस टाइम इसका सबसे कम होता है, ये आपने देखा भी होगा। तो इसका एक फोल्डर भी अलग से बन जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा कैश मेमोरी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता? जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू प्रश्न जो कि आएगा एग्जाम में। तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता दोस्तों ये कौन है? ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों, इसे जाना जाता है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, पुलिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता दोस्तों ये कौन है? ये है दोस्तों कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस है पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता। अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाला प्रश्न है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता ये है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोनों प्रश्न आपको याद हो सके इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को लिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये किया गया था WB यानी कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में किया गया था। वेस्ट बंगाल में दोस्तों कहाँ किया गया था? श्रीरामपुर में, श्रीरामपुर में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1924 में। सीधे 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 याद रखिएगा, 1924 में होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली बात इसका नाम आपको याद रखना है, दूसरी बात इसकी ऊंचाई कितनी है, तीसरी बात किस राज्य में स्थित है, सभी हम जानेंगे। पहली बात दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये है अनाईमुड़ी, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये है 2695 मीटर। किस राज्य में दोस्तों? ये है केरल में। सब कुछ हमने जान लिया है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देगा और आपके चेहरे पर एक अलग खुशी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया? ये क्या था दोस्तों? सन 2011 से लेकर 2020 के इस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। 2011 से लेकर 2020 के दशक को बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक दोस्तों ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत और विश्व में, दोनों आपको छापने हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए दोस्तों राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? ये है दोस्तों अनुच्छेद 201 में। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो बहुत से बच्चे इसे सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको करना है, अनुच्छेद 201 में है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसकी चर्चा हम इससे पहले वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, ये आज आप बताएंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। इसमें दोस्तों कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदन बोले तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ ही जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त
समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? गोविंद बल्लभ पंत। बिल्कुल आपको याद रखना है, सीधे 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 एग्जाम में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ओमकारेश्वर परियोजना ये है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा दोस्तों जैसे खेतड़ी राजस्थान में है, वैसे दोस्तों जो कोरबा है ये छत्तीसगढ़ में है। जो कोरबा है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है कोरबा, और खेतड़ी राजस्थान में दोस्तों है तांबे के लिए प्रसिद्ध। तो दोनों आपको याद रखने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है दोस्तों? ये है बेरिंग जल डमरू मध्य। जबरदस्त क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू मध्य, जो कि दोस्तों स्थित है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट। सीधे 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 आपको याद रखना है, और एग्जाम में भी सीधे सीधे ही आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में।